हेलो बच्चों। अब आपको मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, और इसी का दूसरा नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट का मतलब होता है लागत, लेकिन यहाँ पर लागत जो है शब्द किसके साथ जुड़ गया? कॉन्सेप्ट के साथ, और साथ साथ में हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो मतलब यहाँ पर सेंस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, लेकिन बेसिक बात वही है कि लागत ही। समझते हैं एग्जांपल से। इसमें ये बात है कि अगर हम कोई मशीनरी खरीदते हैं या कोई एसेट अगर हम खरीदते हैं, तो उस एसेट या फिर उस मशीनरी को खरीदते समय हमें जितनी लागत उठानी पड़ी, हम उसकी वैल्यू उतनी ही शो करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए, वी परचेज्ड ए मशीनरी फॉर ₹5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2012। हमने 1 अप्रैल 2012 को 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी। तो जब भी हम अपनी अकाउंट्स की बुक बनाएंगे, तो हम इस मशीनरी को 5 लाख रुपए के आधार पर ही दिखाएंगे। अपने एग्जाम्पल को और क्लियर करने के लिए मैं आपको लोगों को एक बात ये बताना चाह रहा हूँ। हमारी 2 तरह की स्टेटमेंट बनती है। स्टेटमेंट तो खैर वैसे बहुत सारी बनती है अपने अकाउंट्स में, लेकिन मेनली 2 तरह की होती है। एक बनता है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है? 2 साइडें होती हैं। एक साइड में लिखते हैं लायबिलिटीज, इन सबके अमाउंट, और इस साइड में लिखते हैं एसेट्स और इनके अमाउंट। हमारी फर्म में, हमारी कंपनी में, हमारी फैक्ट्री में हमें जिन जिन लोगों का पैसा देना है, यानी कि हमने जिन जिन से उधार लिया है, हमारे सिर पे जिन जिन का बोझ है, वो सारी की सारी लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। उन सबको हम नंबर वाइज यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। बैंक से लोन ले रखा है इतना, क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं इतने, बिल्स पेबल के पैसे देने हैं इतने, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है इतना, आउटस्टैंडिंग सैलरी है इतनी। मतलब जो जो हमारे सिर पे कर्जा है वो हम इधर लिखते चले जाते हैं। और यहाँ पे हम एसेट्स लिखते चले जाते हैं। फर्नीचर इतने रुपए का, कैश इतने रुपए का, स्टॉक इतने रुपए का, बिल्डिंग इतने रुपए की, बैंक बैलेंस इतने रुपए का, डेटर्स इतने रुपए के, बिल रिसीवेबल इतने रुपए के। तो हम सारी की सारी एसेट्स हमारी जितनी भी हैं वो इधर लिखते चले जाते हैं, और इन दोनों का, उन सबका जो भी अमाउंट है वो इधर लिखते चले जाते हैं। मतलब ये कहलाती है हमारी बैलेंस को बताने वाली शीट, बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ और एसेट्स को लिखा जाता है उनके अमाउंट के साथ। लायबिलिटीज़ आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जिनको नहीं पता वो उनको दोबारा पुरानी वीडियोस देख लीजिए, तभी क्लियर होंगे ये कॉन्सेप्ट। तो लायबिलिटीज़ उनके अमाउंट, एसेट्स उनके अमाउंट, और लास्ट में टोटल टैली हो जाता है। खैर इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन आप इतना मान करके चलिए कि बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज़ और एसेट्स को लिखा जाता है। तो जो हमने मशीनरी खरीदी है, मशीनरी अगर हमने खरीदी है 5 लाख रुपए की, तो मशीनरी को 5 लाख रुपए में दिखाएंगे। ये सेशन चल रहा है हमारा 1/4/12 से 31 मार्च 13 का सेशन। आप लोगों को मैंने अकाउंटिंग पीरियड भी बताया था, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, उसमें बताया था कि पूरा का पूरा 1 साल के लिए अकाउंट बनते हैं। हर 1 साल के लिए, मतलब 1 साल के लिए नहीं, 1 साल का बना, उसके बाद फिर जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर अगले साल का अकाउंट चालू होता है, फिर वो ख़त्म होता है, फिर उससे अगले साल का अकाउंट चालू होता है। तो जो हमने मशीनरी खरीदी, ये हमने खरीदी थी 1 अप्रैल 2012 में, और सेशन हमारा चल रहा है 1 अप्रैल 12 से लेकर 31 मार्च 2013 का। तो इस सेशन के अंदर जो भी हमारी एसेट बनी हुई है उन सबको हम लिखेंगे, जो हमारे सिर पे कर्जा आया है हम उन सबको भी लिखेंगे। तो मशीनरी खरीदी थी हमने 5 लाख रुपए की, हम उसको 5 लाख रुपए पे दिखाएंगे। अब इसमें ये बात आती है कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ये कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये बात बताना चाह रहा है कि बैलेंस शीट के अंदर जो हम मशीनरी की वैल्यू दिखाते हैं वो पूरी की पूरी 5 लाख रुपए दिखाएंगे, जितने में हमने उस मशीनरी को खरीदा था। अब बैलेंस शीट हमने बनाई अगले साल की। बैलेंस शीट ये बन रही है 1/4/2013 से 31 मार्च 2014 तक की। ये अगले साल की बैलेंस शीट है। इसमें भी उसी तरह से लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, ये सब चीज़ लिखी जाएंगी। तो जब हम इस मशीनरी को लिखेंगे तो 5 लाख ही, लेकिन इनर कॉलम में, और इस पे जितनी भी डेप्रिसिएशन लगी है उसको हटाएंगे।
जैसे मान लीजिए अगर 10% की डेप्रिसिएशन लगी है तो 50,000 इसकी वैल्यू कम हो गई, तो अब इसकी वैल्यू रहेगी 4.5 लाख। लेकिन अल्टीमेटली हमने दिखाया बुक वैल्यू पर ही, बुक वैल्यू पर ही यहीं दिखाया था, बुक वैल्यू पर ही यहीं दिखाया। लेकिन क्योंकि 1 साल पूरा ख़त्म हो चुका है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगनी थी, तो डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो भी इसकी वैल्यू बची है वो हम यहाँ शो करेंगे। अच्छा, वैसे डेप्रिसिएशन इधर भी लगना था, डेप्रिसिएशन 50,000 क्योंकि हमने शुरुआत में खरीदी थी तो पूरा का पूरा 1 साल हो गया। 4.5 लाख, अब दिखाएंगे 4.5 लाख। दोबारा देख लीजिए इस बात को, हमने 1 अप्रैल को मशीनरी खरीदी 5 लाख रुपए की, तो मशीनरी की वैल्यू तो हमने इस साल भी 5 लाख ही दिखाई है स्टार्टिंग में, लेकिन उसके ऊपर पूरा का पूरा 1 साल हो गया था, क्योंकि 1 अप्रैल 2012 को खरीदी है तो पूरा 1 साल प्रयोग किया। 1 साल प्रयोग करने की वजह से डेप्रिसिएशन भी लगा। मान लीजिए 10% का डेप्रिसिएशन है, 20% का भी हो सकता है, 5% का भी हो सकता है, और स्ट्रेट लाइन डिमिनिशिंग जो भी बैलेंस मेथड हो उसके तरीके से प्रयोग करेंगे। तो जब हमने डेप्रिसिएशन लगाई तो मशीनरी की वैल्यू अब रहेगी 4.5 लाख। अब 4.5 लाख की बची है तो अगले साल स्टार्टिंग में वैल्यू रहेगी 4.5, डेप्रिसिएशन लगी 10%, 50,000 तो रहेगी 4 लाख। अब आप कहोगे सर इसमें मैंने फेस वैल्यू पे कहाँ दिखाया है? अल्टीमेटली जो मशीनरी को दिखाया गया जो है वो शुरुआत से 5 लाख पर ही दिखाया गया। ये कॉन्सेप्ट ये बात बताता है कि हम हमेशा मशीनरी को हमेशा इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी कि इस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए ही चलेंगे। जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन लग रही है उसको माइनस करते चले जाओ। 5 लाख से 4.5 हो गई, 4.5 से 4 लाख हो गई। अब इस तरह से 4 लाख से 3.5 लाख हो सकती है, फिर 3.5 लाख से 3 लाख हो सकती है। लेकिन जो मशीनरी की वैल्यू बाई चांस बढ़ जाए किसी कारण से, मान लीजिए जो मशीनरी हमारे पास है उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू बढ़ गई, तो मार्केट वैल्यू के बढ़ने का या अचानक किसी प्रकार से घटने को वो हम यहाँ पर शो नहीं करते। दोबारा सुन लीजिए, मशीनरी की वैल्यू या किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू अचानक बढ़ जाए अनएक्सपेक्टेड रीज़न से, या अनएक्सपेक्टेड रीज़न से कम हो जाए, तो उसकी वैल्यू को ना तो प्लस किया जाता है ना ही माइनस किया जाता है। हमने मशीनरी खरीदी 5 लाख रुपए की, 10 दिन बाद ही उसकी वैल्यू 7 लाख रुपए हो गई, तो हम 2 लाख रुपए यहाँ पर ऐड करके नहीं दिखाएंगे। 1 महीने बाद ही उसकी वैल्यू 3 लाख रुपए रह गई, तो हम इकट्ठे 2 लाख रुपए यहाँ से माइनस नहीं करेंगे। हम किस पर दिखाएंगे? जितने पर हमने खरीदा है माइनस डेप्रिसिएशन। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि मशीनरी या किसी भी प्रकार की फिक्स एसेट्स को हमेशा जो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद की वैल्यू आई है उस पर ही दिखाया जाना चाहिए। अगर स्टार्टिंग की बात है, बिल्कुल मशीनरी खरीदने की बात है, तो जितने पर खरीदा है उतने पर दिखाओ, और हमेशा उसके आसपास की वैल्यू ही रहेगी। जितने पे खरीदा है माइनस डेप्रिसिएशन 4.5 लाख, डेप्रिसिएशन घटाने के बाद की जो वैल्यू आई है माइनस डेप्रिसिएशन 4 लाख। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि मशीनरी को या किसी भी प्रकार की एसेट को जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा वह कॉस्ट प्राइस पर किया जाएगा, लेकिन उसमें से जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है उसको माइनस किया जाएगा। लेकिन अगर अचानक कोई वैल्यू बढ़ती है या अचानक कोई वैल्यू कम होती है तो उसको प्लस या फिर माइनस नहीं किया जाता। थोड़ा बहुत टिपिकल है, लेकिन आपको इसी तरह से याद करना पड़ेगा। तो ये था आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है आपका नंबर 7, रिवेन्यू, रिकॉग्नाइज या रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान करना, और रिवेन्यू मतलब इनकम, इनकम की पहचान करने वाला कॉन्सेप्ट। तो इनकम की पहचान करनी है आपने, रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है कि वो कब का है। रिवेन्यू मतलब आपकी इनकम, आपका इनफ्लो। रिवेन्यू के बारे में बताया था मैंने। रिवेन्यू अगर एक्सपेंडिचर के साथ जुड़ जाए या रिसिप्ट के साथ जुड़ जाए तो उसकी सेंस अलग हो जाती है, लेकिन वैसे बेसिकली रिवेन्यू का मतलब होता है इनफ्लो, पैसे का आना। तो पैसे का आना या फिर हमारी जो इनकम है एक्चुअल, उसकी पहचान की जाती है। जैसे अभी मैंने आपको बैलेंस शीट बताई थी कि एक स्टेटमेंट इस प्रकार की बनती है। एक स्टेटमेंट आपकी बनती है
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसके और भी बहुत नाम है, वो तो जैसे जैसे हमारा टाइम चलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, आगे कोर्स चलेगा। इस साइड सारे लिखे जाते हैं एक्सपेंसेस, इन सब के अमाउंट, और इस साइड लिखे जाते हैं रेवेन्यू या फिर इनकम, कि पैसा कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहा है और उसके अमाउंट। एक्सपेंसेस आपको पता है, हमारे सारे खर्चे, हमने लेबर को सैलरी दी, हमने बिजली का बिल भरा, हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा उसका खर्चा दिया, ठीक है, हमने रिक्शे का किराया दिया, हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा, हमने साफ़ सफाई करवाई, उसके ऊपर पैसा खर्च किया। तो ये सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं। रेवेन्यू क्या है? मैंने माल बेचा, पैसे प्राप्त हुए। मैंने उधार माल बेचा, पैसे आज नहीं तो कल मिलेंगे, तो वो भी हमारे लिए रेवेन्यू है। मैं अगर कहीं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ तो उसके बदले मुझे जो भी पैसे प्राप्त हुए हैं या होने वाले हैं वो भी मेरे लिए रेवेन्यू है। और एक्रूअल कॉन्सेप्ट में आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी कि पैसे मिले हों चाहे ना मिले हों, हमारी इनकम कहलाती ही है, और अगर ज़्यादा मिल गई हो तो उसको माइनस किया जाता है। एक्सपेंस में भी यही बात है एक्रूअल कॉन्सेप्ट में, कि पैसे हमने खर्च किए हों चाहे ना खर्च किए हों, इस साल का जितना भी एक्सपेंस है वो लिखा जाएगा और उनका अमाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी दो तरह की चीज़ें लिखी जाती हैं, एक्सपेंसेस उनके अमाउंट, रेवेन्यू उनके अमाउंट। और बैलेंस शीट में क्या होता है? इस साइड सारी लायबिलिटीज़ और इस साइड सारी की सारी एसेट्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या बताया जाता है कि हमें बेसिकली अपनी इनकम या फिर रेवेन्यू उसकी पहचान करनी है कि ये किस साल की है। जैसे मान लीजिए अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं 1/4/2015 से लेकर 31/3/2016 तक का, पूरे एक साल का हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं अपनी, तो 15-16 के सेशन में जो भी हमने माल बेचा, चाहे पैसे मिले और चाहे ना मिले, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 15-16 का जो सेशन चल रहा है हमारा, केवल 15-16 के अंदर जितना भी माल बेचा गया उससे रिलेटेड जितनी भी इनकम हुई है उन सबको यहाँ लिखा जाएगा, वेदर रिसीव्ड और नॉट। जैसे एग्जांपल के लिए आप ध्यान से समझिएगा, मैंने 1 फरवरी 2016 में कोई माल बेचा या मेरे पास ऑर्डर आया, मैं सिंपल सा और अच्छा एग्जांपल ले लेता हूँ। 1 फरवरी 2016 को वी हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर ₹1 लाख फॉर सेल। मेरे पास एक ऑर्डर आया, कब आया? 1 फरवरी 2016 को, 1 लाख रुपए का, ठीक है। लेकिन जो माल की डिलीवरी थी, माल को बना करके जो मैंने दिया, वो दिया मैंने 30 अप्रैल 2016 को, एक्चुअल सेल। और इसी के आगे पेमेंट रिसीव्ड ऑन 1 या 31 मई 2016। तीन डेट है यहाँ पर, तीन बात हुई है। 1 फरवरी को मुझे ऑर्डर मिला, 1 फरवरी 2016 को, लेकिन मैंने माल बना करके कब भेजा? 30 अप्रैल 2016 को, और लेकिन पैसे कब रिसीव हुए? 31 मई 2016। तो मेरी इस साल की जो सेल है, हमारा सेशन कौन सा चल रहा है? 15-16 का। 15-16 का सेशन कब ख़त्म हो रहा है? 31/3/2016 को। तो मेरे लिए ये जो रिवेन्यू है वो इस वाले सेशन में आएगा, ये 1 लाख रुपए, या नहीं आएगा? तो आंसर है नहीं आएगा। आप समझते हैं क्यों? 31 मार्च 2016 और 1 अप्रैल 2015, ये वाला सेशन है, इस सेशन के अंदर मुझे ऑर्डर तो मिल गया था। आप ध्यान से समझिए, 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31/3/2016, ये जो 12 महीने का टाइम पीरियड है, इस 12 महीने के टाइम पीरियड में मुझे ऑर्डर तो मिल गया था, क्योंकि 1 फरवरी 2016 तो इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आ रहा है। देखिए पूरे 12 महीने के अंदर अंदर आ गया 2016 वाला।
तो 1 फरवरी 2016 को मुझे ऑर्डर तो मिल गया था, लेकिन मैंने एक्चुअल में माल की डिलीवरी दी कब? 30 अप्रैल 2016। तो ये वाला सेशन कहाँ पर आ जाएगा? ये जो 30 अप्रैल 2016 है, ये आ रहा है 16-17 वाले सेशन में। 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। तो माल का ऑर्डर चाहे कभी भी मिला हो, लेकिन एक्चुअल में माल कब बेचा जा रहा है? 30 अप्रैल 2016 अगले सेशन में। तो मेरी ये वाला सेशन है, इस सेशन की सेल, ये 1 लाख रुपए इस सेशन की सेल नहीं मानी जाएगी। ऑर्डर चाहे कभी भी मिला हो, लेकिन एक्चुअल में माल कब बेचा जा रहा है? अगले सेशन में, अगले साल में। तो इस साल की सेल मेरी नहीं होगी। तो अगर मैं बाई चांस लिखता हूँ सेल 1 लाख रुपए, तो ये मेरी गलत है सेल। ये मेरी सेल इस साल की नहीं मानी जाएगी। ये 1 लाख रुपए की सेल कब की मानी जाएगी? 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 अगला जो सेशन आएगा उसकी सेल मानी जाएगी। तो और पेमेंट चाहे कभी भी रिसीव हो, एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। पेमेंट हो सकता है मुझे 17 में मिले, 18 में मिले, इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बेशक चाहे 18 में भी मिले, लेकिन मेरी एक्चुअल सेल कब की मानी जाएगी? 16-17 की सेशन की। मैंने लिख भी दिया यहाँ पे 18। बाई चांस मुझे 2 साल बाद जाकर के पेमेंट मिली, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी सेल कब की मानी जाएगी? ये 2016-17 की, 16-17 के सेशन की। ऑर्डर अलग मिला, ऑर्डर अलग डेट में मिला है, माल अलग डेट में बेचा जा रहा है, पेमेंट अलग डेट में मिली है। तो ऑर्डर मिलने की डेट से कोई मतलब नहीं है, पेमेंट मिलने की डेट से कोई मतलब नहीं है। मेन देखा जाता है कि एक्चुअल सेल कब हुई है। तो सेल के हिसाब से ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। तो रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। 3 अलग अलग डेट हैं, तीनों के हिसाब से हमें मान कर चलना पड़ रहा है कि जी रिवेन्यू इस साल का माना जाए, या इस साल का माना जाए, या इस साल का माना जाए। ये वाला सेशन आ रहा है हमारा 15-16 का, ये वाला सेशन आ रहा है 16-17 का, ये वाला सेशन आ रहा है 18-19 का। आप सेशन चेक कर सकते हो, 18-19, 16-17 और ये 15-16। तो 15-16 में ऑर्डर मिला, 16-17 में माल बेचा, 18-19 में पेमेंट आई। तो एक्चुअल में माल जब बेचा जा रहा है, हमें उस साल की इनकम देखनी पड़ेगी। तो रिवेन्यू को पहचान किया हमने, इन तीनों डेट्स में से, तीनों सेशन में से रिवेन्यू को पहचान करके हमने निकाल लिया कि एक्चुअल में रिवेन्यू किस साल का है। तो रिवेन्यू बन रहा है हमारा 16-17 का। तो ये था हमारा अगला कॉन्सेप्ट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, रिवेन्यू की पहचान करना। तो डिफरेंट डेट अगर दे रखी हो तो उसमें से रिवेन्यू की पहचान की जाती है। और ये वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एसेट को या किसी भी फिक्स एसेट को, सारी एसेट को नहीं, किसी भी फिक्स एसेट को हमेशा उसकी जो मार्केट वैल्यू पर नहीं दिखाया जाता। कौन सी वैल्यू पर दिखाया जाता है? कॉस्ट वैल्यू पर, जितने में हमने खरीदा था। लेकिन स्पेशली कॉस्ट वैल्यू पर स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा, और उसके बाद हर साल जितनी जितनी डेप्रीशिएशन, नॉर्मल डेप्रीशिएशन लगाए जा रहे हैं, उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची है उस पर दिखाया जाता है। शुरुआत में तो कॉस्ट पर ही दिखाया जाएगा, और अगर वैल्यू बढ़ जाती है, घट जाती है, तो उसको शो नहीं करते। तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं दिखाते हम। मार्केट वैल्यू तो कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी घट सकती है। तो मार्केट वैल्यू पर हम दिन प्रतिदिन चेंज नहीं करते। केवल हम कौन सा चेंज लेकर के आते हैं? केवल और केवल डेप्रिसिएशन के वजह से जो चेंज आया है, केवल उस चेंज को ही हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। तो ये थे आपके 2 कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे।